हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम में पुस्तक है हमारी, पूरक पुस्तक है वितान। और वितान के जो आज हम लोग हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे एमसीक्यू बोलते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बात को कि 32 अंक के छोटे-छोटे प्रश्न आते हैं जिन्हें हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं, ये 1-1 अंक के आते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 की, जूझ एक कहानी है। तो ये जो कहानी है जूझ, इसी के लेखक है आनंद यादव और इन्होंने स्वयं को पात्र माना है इस कहानी में। और इसी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो विधान है वो 7 अंक की है, जिसमें 1-1 अंक के 5 प्रश्न आते हैं और 2 अंक का 1 प्रश्न आता है जो अथवा में आता है। तो 5 प्रश्नों को तैयार करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में 3 पाठ है। पहला सिल्वर वेडिंग, फिर जूझ और तीसरी है अतीत में दबे पाँव। ठीक है? ये चौथा पाठ जो है हमारे चौथा जो चैप्टर है इसको हमारे पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। तो हम लोग केवल 3 पार्ट की तैयारी करेंगे और इसमें से मैंने सिल्वर वेडिंग के प्रश्न उत्तर आप तक पहुँचा दिए हैं। आज हम लोग दूसरे पार्ट की तैयारी करेंगे और इसके जो छोटे-छोटे वस्तुनिष्ठ है उसकी तैयारी करेंगे और बड़े-बड़े प्रश्न जो हैं मैंने आपको पहले ही वीडियो में पहुँचा चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलते हम लोग बिना समय गँवाए इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँगे तो आपको जो नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। इसके अलावा भी आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। तो हम लोग बिना समय गँवाए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो पाठ 2 जूझ और इसके जो लेखक हैं वो है आनंद यादव, ठीक है? और इन्होंने स्वयं को पात्र मानते हुए इस कहानी की रचना की। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जूझ जो है वो एक कहानी नहीं है, एक उपन्यास है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि ये बहु प्रशंसित एक आत्मकथात्मक उपन्यास उपन्यास तो है लेकिन कैसा है? आत्मकथात्मक उपन्यास है। एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसमें एक आत्मकथा भी है और ये जो आत्मकथात्मक उपन्यास है, ये स्वयं आनंद यादव के जीवन पर ही आधारित है। तो इन्होंने उपन्यास की रचना की है, जिसमें अपनी आत्मकथा को भी लिखा है और उसी उपन्यास का एक अंश है जूझ कहानी के रूप में, है ना? ये जो जूझ है, ये एक पूरा उपन्यास है जो कि आत्मकथात्मक उपन्यास है। आप इस बात को ध्यान रखें क्योंकि कई बार परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछेगा और हम लोग यही तैयार कर रहे हैं एमसीक्यू और हम लोग ध्यान इस बात का ध्यान नहीं रहता क्योंकि हमें पता है कि एक कहानी है जूझ और हम लोग यदि उसने ऑप्शन दिया और हमने कहानी पे टिक लगा दिया तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो ये जूझ जो है ये उपन्यास है और उपन्यास में भी यदि वो पूछे कौन सा उपन्यास हो आत्मकथा तो आत्मकथात्मक उपन्यास है और ये आनंद यादव के स्वयं के जीवन पर लिखा गया है इसलिए आत्मकथा है ये और उसी का एक अंश लिया गया है यहाँ पर, ठीक है? कहानी के रूप में। लेकिन ध्यान रहे एक उपन्यास है, ठीक है ना? ताकि ये बात हमारी यहीं साफ हो जाए, ताकि कोई बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये जूझ जो है कहानी नहीं है, एक उपन्यास है और इसको यहाँ पर इस भले ही इसने कहानी के रूप में रखा है, लेकिन ये एक उपन्यास का एक छोटा-सा भाग है, जो कि यहाँ पर रखा गया है। तो ये एक उपन्यास है जो कि आत्मकथात्मक है। और आनंद यादव का जन्म कई बार वो जोड़ियों में पूछता है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे आनंद यादव का जन्म जो है 1915 में हुआ था, है ना? इस बात का 1935 सॉरी 1935 में हुआ था, है ना? 1935 में 1935 में हुआ था और कहाँ हुआ था? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में, ठीक है? तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे और कोल्हापुर में भी यदि और छोटा-सा गाँव है, उसका नाम है कागल, है ना? कागल, इस बात का ध्यान रखें। यदि आवासदे में कागल भी आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। कागल, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1935 में 1935 में, ठीक है? ताकि हम लोग सारी बातों को साफ-साफ करते हुए चलते हैं और
मैं आपको बता दूं कि मूलतः जो उपन्यास लिखा गया, ये कौन सी भाषा में लिखा गया, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि मराठी भाषा में लिखा गया। ये उपन्यास जो है वो मराठी भाषा में, ये प्रश्न तो आगे बना दिया है मैंने, तो अभी आगे आएगा। तो ये मूलतः मराठी भाषा का है, बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। अब किसने किया ये हम आगे चलते हैं, अपनी वीडियो में आगे बताते हैं आपके लिए। और ये उपन्यास जो है किसके जीवन पर है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो जूझ, जो ये कहानी के शीर्षक जूझ, ये कहानी है लेकिन एक उपन्यास का अंश है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ कहानी को, क्योंकि ये एक हिस्सा है उपन्यास का लेकिन मूलतः एक उपन्यास, इस बात ध्यान रखेंगे। तो कहानी का जो शीर्षक है जूझ, या उपन्यास का जो शीर्षक है जूझ, उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है संघर्ष। क्योंकि यहाँ हमने देखा है लेखक ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इसके बाद है जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है, तो जूझ उपन्यास मूलतः मराठी भाषा में रचित है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में ये रचित है। ठीक है, अब चलते हैं। लेखक का दादा जो पिता है वो जल्दी कोल्हू क्यों चलाना चाहता था, है ना, वो क्यों चलाता था, क्यों ऐसी था वो जल्दी कोल्हू चलाता था, तो इसका कारण था कि वो अधिक पैसे कमाने के लिए, ताकि उसके पास अधिक से अधिक पैसे हो, इसीलिए वह कोल्हू चलाता था, ज्यादा पैसों के लिए, अधिक पैसों के लिए। ठीक है, लेखक की कक्षा में मॉनिटर का नाम क्या था, जो लेखक जो पढ़ने गया विद्यालय, आनंद यादव जो है वो पढ़ने गए, और तो उनकी जो कक्षा में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया, उस मॉनिटर का नाम था वसंत पाटिल। आगे बढ़ते हैं। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ है, तो यहाँ हमने बता दिया संघर्ष। और जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है, तो ये मराठी भाषा में रचित है। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद है जूझ के कथानायक। कथानायक कौन है, उस पूरी कथा का जो नायक कौन है, आनंदा, और आनंदा ही आनंद यादव है, ध्यान रखेंगे अपन लोग, है ना। आनंदा ही क्या है, ये आनंद यादव है। तो जो कथानायक है उसका नाम आनंदा रखा गया है, और यही आनंद यादव है यहाँ पर। ठीक है, यही इसके मूल पात्र भी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं कि पाठशाला, प्रश्न नंबर छठा है, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की, तो भाई वो पाठशाला जाना चाहता था, उसके पिताजी पहुंचाना नहीं चाहते थे, है ना, तो उनको काम करवाना होता था खेत पे, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी इच्छा जाहिर की अपनी माँ से। ध्यान रहेंगे इस बात को कि किससे जाहिर की, अपनी माता जी से। ठीक है, इसके बाद पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया, जब माँ से जाहिर की तो माँ को लगा कि मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसके पिता गुस्सैल स्वभाव के थे, अपनी में जो माता जो उनसे डरती थी, तो उनको लगा कि एक दत्ता जी राव है जो गांव के मुखिया है, उनके पास चला जाए, और यदि उनके पिता को समझाएंगे तो जरूर उसको, उस बच्चे को विद्यालय भेजेंगे। तो अपने पिताजी को समझाने के लिए वो पहले कहाँ गए, अपनी माँ के साथ दत्ता जी राव के पास, जो कि गांव के मुखिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, गांव के ये मुखिया है, राव है, और उनके पास से लेके। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, सोंदल गेकर किस विषय का अध्यापक था, जब ये विद्यालय पहुंचा बच्चा, तो इनको एक शिक्षक मिले जिनका नाम था सोंदल गेकर, वो किस विषय के अध्यापक थे, तो मराठी के अध्यापक थे। इसके बाद एक प्रश्न नवा है, लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है, तो एक गांव में एक कोठा था, वहां पर एक रखमा बाई थी, उनके पास वो रहता था। तो लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है, रखमा बाई के पास। ध्यान रखेंगे अपने को इस बात को, तो ये रखमा बाई है और इनके यहाँ वो उसका पति रहता था। ठीक है, इसके बाद है अगला, लेखक ने खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद माँ से पढ़ाई की बात की, मतलब जब वो लेखक खेत पर काम कर रहा था, जब उसने काम समाप्त किया, उसके मन में इच्छा जगी, तो उसने मम्मी के सामने, अपनी माता के सामने बात रखी। तो ऐसा कौन सा काम था जो कर रहा था, और काम समाप्त होने के बाद उसने अपनी माँ से की, तो कोल्हू का काम वो कर रहा था। और जैसे कोल्हू का काम समाप्त हुआ, उसने अपनी मम्मी से, अपनी माता जी से इसके लिए बात की, ताकि वो उन्हें पढ़ने के लिए मतलब उसके लिए उसकी सहायता करे पढ़ाई में। आगे देखते हैं, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था, ऐसा क्या कारण था कि वो पढ़ना चाहता था, प्रश्न नंबर 12वां है। तो प्रश्न नंबर 12वें में लेखक क्यों पढ़ना चाहता था, क्योंकि वो नौकरी पाना चाहता था, नौकरी के लिए वो पढ़ना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता था, जैसे लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात होती थी, तो उसका पिता कैसे गुर्राता था, जंगली सुअर के समान। कैसे गुर्राता था, जंगली सुअर के समान जो है उसके पिता गुर्राते थे।
और उसको उनको बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। प्रश्न नंबर 14वां, लेखक के पिता का नाम क्या था? ये भी ध्यान रखेंगे, लेखक के पिता का नाम जो है रत्नाप्पा था। रत्नाप्पा, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि प्रश्न नंबर 14वें में लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15वां है, लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम था। लेखक की जो कक्षा थी, है ना, तो उस कक्षा के कक्षा अध्यापक जो थे, उनका नाम क्या था? मंत्री। इस बात का ध्यान रखेंगे, उनका नाम क्या था? मंत्री नाम था उनका। और ये लेखक की कक्षा के कक्षा अध्यापक थे मंत्री, है ना। और सौंदलगेकर जो थे वो एक मराठी के शिक्षक थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 16वां है, जूझ कहानी से लेखन लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? जो जूझ कहानी है, इसमें लेखक की कौन सी प्रवृत्ति थी जो उसका उद्घाटन हुआ है? यहाँ पर पूरी कौन सी ऐसी प्रगति थी जिसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो संघर्षमयी प्रवृत्ति, क्योंकि जो लेखक ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उसी संघर्ष का परिणाम था कि आज हम लेखक को पढ़ रहे हैं, लेखक को पुस्तकों में पढ़ा जा रहा है। तो अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो सारा का सारा संघर्ष जो है, उसका श्रेय पहले तो लेखक को स्वयं जाता है, उसके बाद उनकी माताजी को जाता है, फिर दत्ताजी राव को जाता है। लेकिन सबसे पहले लेखक ने स्वयं इसकी शुरुआत की, तो अपनी संघर्ष में प्रवृत्ति के कारण ही वो आगे बढ़ पाए हैं। प्रश्न नंबर 17वां है, लेखक को गणित पढ़ाने वाले जो टीचर थे, मास्टर थे, उनका नाम क्या था? तो गणित पढ़ाने वाले मास्टर भी मंत्री थे और उनके कक्षा अध्यापक भी मंत्री थे। मतलब कक्षा अध्यापक ही उन्हें गणित पढ़ाते थे और बहुत अच्छी गणित वो पढ़ाते थे। ठीक है, इसके बाद है आगे, लेखक के दादा पिता की कैसी प्रवृत्ति थी? तो लेखक के दादा और पिता की प्रवृत्ति कैसी थी? गुस्सैल और हिंसक। कैसी प्रवृत्ति थी? गुस्सैल और हिंसक। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कैसी प्रवृत्ति थी? लेखक के दादा और पिता की कैसी प्रवृत्ति थी? जो उसके जो पिता था वो गुस्सैल था, हिंसक था। ठीक है, जब चाहे वो बच्चों को मारने लग जाता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19 है, लेखक आनंदा जो है, लेखक को पढ़ने भेजने में मुख्य योगदान किसका था? अब इसमें पूरी जो प्रोसेस हुई है, इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई पढ़ने भेजने के लिए? क्योंकि सबसे पहले लेखक के मन में अच्छा जगी, फिर उसने अपने माता जी से बोला, माँ से बोला, फिर माँ को लगा कि मेरी बच्चे की इच्छा कैसे पूरी होगी, तो वो उसे लेकर के गांव के मुखिया दत्ताजी राव के पास गई और उनकी बात सब मानते थे। तो इसमें दत्ताजी राव जो है, उनकी बहुत ही ज्यादा भूमिका इसमें रही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, है ना, इसके बाद आगे देखो, है ना, और इसमें आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है ना। प्रश्न नंबर 20वां में है कि जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? ध्यान रहेंगे, ये अपनी बात आ गई है। तो जूझ कहानी जो है वो किस उपन्यास से ली गई है? तो वो मराठी उपन्यास था झोबी, है ना। उसी को हिंदी में जब ध्यान रखना इस बात का, मराठी उपन्यास था जो भी मराठी भाषा में था, इसी उपन्यास को हिंदी में जब लिखा गया, ध्यान रहेंगे इस बात को, उस उपन्यास का नाम रखा गया जूझ और उसी जूझ में से जूझ कहानी ली गई। तो ये उपन्यास जब मराठी में था तब इसका नाम जो भी था, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी था। और जब इसको हिंदी रूपांतरण किया, है ना, तो हिंदी रूपांतरण इसका जब किया, तो इसी जूझ कहानी का जब हिंदी रूपांतरण हुआ है, तो और वो किसने किया हिंदी अनुवाद? केशव प्रथम वीर ने। इस बात का ध्यान रखें, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जूझ कहानी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये मराठी भाषा में था, तो जूझ जो कहानी है ना, इसका मराठी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो केशव प्रथम वीर ने किया। और मूलतः मराठी में लिखा गया उपन्यास था जिसका नाम जो भी था, और इसके बाद ये उसी उपन्यास से ली गई, इसका हिंदी में अनुवाद जो किया केशव प्रथम वीर ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक का पिता दत्ताजी राव के यहाँ क्यों गया? जो है ना, क्यों चला गया? मतलब जैसे उसको सूचना मिली, उसके लेखक के पिता जो है, उनको लेखक ने और उसकी माँ ने सूचित किया कि आपको दत्ताजी राव बुला रहे हैं। तो जैसे आवाज उसने बोला कि बुला रहे हैं, वो क्यों चला गया? क्योंकि अपना सम्मान समझकर, क्योंकि दत्ताजी राव के यहाँ से बुलावा आना एक सम्मान की बात होती है, और इसलिए उसने सारा काम छोड़ करके और वो दत्ताजी राव के पास चला गया, है कि नहीं। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 23वां है, लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था? जब लेखक की मां
के अनुसार ऐसा क्या कारण था कि उसके पति ने लेखक को पाठशाला नहीं जाने दिया, रोका और ये कारण उसने दत्ताजी राव को बताया, है ना? दत्ताजी राव के सामने उसने अपनी बात खोली। तो क्या कारण था कि लेखक को उसके पिता पाठशाला जाने से रोकते थे, उसे घर का काम करवाते थे, खुद काम से बचने के लिए, ताकि पिता को कोई काम ना करना पड़े, वो आवारा घूमता फिरे, इधर-उधर घूमते फिरे और सारा काम वो अपने बच्चे से कराए। इसीलिए उसने अपने बच्चे को पढ़ने नहीं जाने दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। प्रश्न नंबर 24वां है, स्कूल की छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? स्कूल की छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? तो लेखक को छुट्टी के बाद 1 घंटा पशु चराना होता था। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना? तो बच्चों, ये जो प्रश्न है अंतिम के 24वां प्रश्न है, ये स्कूल की छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? तो 1 घंटा वो पशु चराता था। इस तरह से ये 24 प्रश्न जो है मैंने आपके सामने रखे और छोटे-छोटे प्रश्न रखे और इनमें से ही मैं आशा करता हूँ कि आपके 5 प्रश्न जो आएँगे, वो तीनों पार्ट में से आपका काम चल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये पार्ट भी पूरा हुआ। इसके 2-2 अंक के तो मैंने आपको पहले भेज ही दिए। इसके अलावा भी आपके मन में यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है, बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से आपकी सहायता करना। तो आप लोग जब चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोन में लगा सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे, वैसा आप कर सकते हैं। सभी बच्चों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।